हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इससे पहले वाले वीडियो में हम मराठा काल के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसी मराठा काल का प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से था, उनके बारे में हम इस वीडियो में पूरा अध्ययन करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में चलने वाले जो मराठा शासन था उनके अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से था उसको हम इस वीडियो में आसानी से देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मराठा काल का प्रशासनिक व्यवस्था। मराठा काल के प्रशासनिक व्यवस्था का हम बात करें तो मराठा काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मराठा काल के हम जो क्षेत्र का बात करें, जो शासन जिस पर करते थे, तो शासन के आधार पर जो मराठा काल में जो शासन जो क्षेत्र था वो दो भाग में बटा था। पहले भाग को बोलते हैं खालसा क्षेत्र और दूसरे भाग को कहा जाता है जमींदारी क्षेत्र। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पास कि जो भोसला शासकों के द्वारा सूबा शासन परगना पद्धति को छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था। इस समय प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में बांटा गया था, जिसमें से पहला जो है जिसको बोलते हैं अपन खालसा क्षेत्र और दूसरे को कहा जाता है जमींदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र क्या है उसे हम ध्यान से देखते हैं। तो यह क्षेत्र मराठा शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। मतलब मराठा जो व्यक्ति थे, मराठा शासन प्रत्यक्ष रूप से जहां नियंत्रण करते थे उन्हें हम क्या क्षेत्र कहते थे? खालसा क्षेत्र कहते थे। जबकि जमींदारी क्षेत्र क्या होता था? तो इसमें हम देख सकते हैं इन क्षेत्रों में जमींदारों का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? जमींदारों का नियंत्रण इसमें होता था। तो इस प्रकार से हम दो क्षेत्र यहां से देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि खालसा क्षेत्र और जमींदारी क्षेत्र किसके काल में देखने मिलता है तो आपको क्या बताना है? तो ये आपका मराठा काल में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बात करें शासन व्यवस्था को लेकर मराठा काल में। तो मराठा काल के शासन व्यवस्था में बताया गया राजस्व व्यवस्था के बारे में कि राजस्व के लिए कौन कौन से राजस्व यहाँ आते थे, जो इनकम जो टैक्स होता था, कौन कौन से टैक्स लिया करते थे। तो मराठा शासन के अंतर्गत देखने मिलता है आपका टकोली। तो टकोली का हम बात करें तो टकोली क्या होता था? तो टकोली में बताया गया है कि जमींदारों से, जो जमींदार जो होते थे, जमींदारों से लिए जाने वाला वार्षिक कर क्या कहलाता था? टकोली कहलाता था। सायर का हम बात करें तो सायर क्या होता है? तो इसे कहा जाता है आयात निर्यात कर। क्या बोलते हैं? आयात निर्यात कर कहा जाता है। कलाली देखते हैं। कलाली का मतलब होता था नशीली वस्तुओं पर लगने वाला कर। नशीली वस्तुओं पर लगने वाला कर को कलाली बोलते हैं, जिसे आबकारी कर भी कहा जाता था। एक जो होता था जिसे बोलते हैं पंडरी। पंडरी जो होता था ये आपको याद रखेंगे कि जो गैर कृषि मदों से लिए जाने वाला कर, मतलब कृषि के अलावा जो भी कर लेते थे उन्हें हम यहाँ क्या बोले हैं? पंडरी। नेक्स्ट जो सेवई जो कर है, सेवई में हम बात करेंगे, यह कई अस्थायी करों का सामूहिक नाम था। जितने भी जो अस्थायी कर थे उसका सामूहिक नाम क्या है? आपका सेवई होता था, जिसमें आपका जो अर्थदंड, जुर्माना राशि, ये इस प्रकार से यहाँ टैक्स लेते थे। जमींदारी कर का हम बात करें तो जमींदारी कर क्या होता था? तो यह आयात किए हुए अनाजों पर लगाए जाने वाला कर था। आयात किए गए अनाजों पर लगाए जाने वाला कर को क्या बोलते थे? जमींदारी कर कहते थे। तो ये राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत इतने सारे आपको कर आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। तो प्रमुख अधिकारी के अंतर्गत हम बात करें तो एक होता था आपका सूबेदार। कौन रहता था? सूबेदार। तो होता ही क्या था? सूबेदार का हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी जो भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था उन्हें हम बोलते थे सूबेदार। इसका मतलब ये है कि एक आपका जो भोसला शासक होता था उसके अंदर में जो छोटे छोटे जो शासक जो होते थे, वही जो छोटा छोटा शासक ही क्या कहलाता था? सूबेदार आपका कहलाता था। आगे हम देखते हैं कि यह सैनिक, दीवानी व फौजदारी मामलों से संबंधित विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, जो सैनिक विभाग, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ये सभी का क्या होता था? प्रमुख होता था, जिसे बोलते हैं हम सूबेदार। नेक्स्ट जो अधिकारी था जिसे हम कहते हैं कमाविंसदार। कमाविंसदार क्या होता है? आप ध्यान रखेंगे
कि परगना का जो भी देखो छत्तीसगढ़ में जो टोटल 27 परगनों के रूप में बटा था, तो परगनों का सर्वोच्च जो अधिकारी जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था उन्हें हम कमामिसदार कहते थे। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है परगने के प्रमुख को क्या कहते थे, तो क्या कहते थे, कमामिसदार कहते थे। आगे हम बात करें कमामिसदार के बारे में, यह अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन करता था। ठीक है, तो कमामिसदार जो है मुख्य रूप से इन सभी कार्यों का निपटारा करता था अपने क्षेत्रों में। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपका गौटिया नामक एक पद था। गौटिया क्या होता था, तो इसमें बताया गया है यह एक कलचुरी कालीन पद था जो मराठा काल में भी यथावत बने रहा। ठीक है, गौटिया जो था मुख्य रूप से गांवों के अंतर्गत होता था। ये आपको यहाँ से याद रखना, जो कलचुरी काल से आया था, जो मराठा काल में भी देखने मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें पटेल का, तो पटेल क्या होता था, तो इसमें ध्यान रखेंगे मराठा काल में सृजित नया पद जो लगान के निर्धारण व वसूली में सहायता करता था, कि जैसे जिस मराठा का जो क्षेत्र होता था उस क्षेत्र में कि आपका जो भी लगान लगाना है, वसूली करना है, उसमें उस क्षेत्र का एक व्यक्ति होता था जो उसमें मदद करता था, उससे क्या बोलते थे, पटेल कहते थे। पटेल के बाद हम बात करें फडणवीस का। फडणवीस क्या होता था, आपके एग्जाम पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है कि आय व्यय का हिसाब करने वाला सर्वोच्च लेखाधिकारी को कहते थे फडणवीस। क्या बोलते थे, फडणवीस कहते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसका नाम है आपका बरार पांडे। क्या नाम है, बरार पांडे। तो बरार पांडे का हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि यह प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। ठीक है, लगान का ये क्या करता था, निर्धारण करता था, किस आधार पर, कृषि उत्पादकता के आधार पर उस क्षेत्र में कितना लगान लिया जाएगा, क्या होगा उस गांव में। तो एक व्यक्ति होता था जिसको पद का नाम है आपका बरार पांडे, वो इसका मुख्य रूप से काम होता था। एक जो पद था जिसको बोलते हैं हम पंडरी पांडे। क्या बोलते हैं, पंडरी पांडे के नाम से जानते हैं। ये क्या होता था, तो अपन बात करेंगे। तो इसमें बताया गया है मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी। जो भी आपके जो मादक द्रव्य होते थे, जितने भी अल्कोहली पदार्थ होते थे, ये सभी से जो इनकम होता था उस क्षेत्र में, उसका हिसाब किताब कौन रखता था, पंडरी पांडे। एक पद था जिसको बोला जाता है पोतदार। पोतदार मतलब ये होता था, यह खजांची के रूप में कार्य करता था। जितने भी राजस्व आएंगे वो किसके अंतर्गत रखे रहते थे, तो वो पोतदार के अंतर्गत होते थे, जिसे बोलते हैं खजांची। खजांची का मतलब ये एक प्रकार का जो खजाना जो होता था राजस्व का, उसका ये देखरेख करता था, जिसको क्या नाम दिया गया है, पोतदार का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख अधिकारियों के बारे में हम यहाँ देख चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में ही। अब देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सा क्षेत्र और विकसित हुआ था मराठा काल में। तो छत्तीसगढ़ में ताहुतदारी व्यवस्था आया था मराठा काल में। तो छत्तीसगढ़ में जो ताहुतदारी व्यवस्था क्या था, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो इसमें देखो बताया गया है कि बंजर भूमि को स्थानीय प्रभावशील लोगों के सहयोग से कृषि भूमि में परिवर्तन की जाती थी। कौन सी व्यवस्था में, ताहुतदारी व्यवस्था में। और इस भूमि को स्थानीय लोगों को कृषि हेतु सौंप दिया जाता था। तो देखो ये मुख्य रूप से किस व्यवस्था में चलता था, ताहुतदारी व्यवस्था में। अपन बोल सकते हैं कि जो भी बंजर भूमि होता था उसको उपजाऊ भूमि बनाते थे, कृषि योग्य, और वहीं के लोगों को सौंप देते थे। और जितना भी जो फसल होगा उनसे कुछ टैक्स वगैरह मराठा शासक लेता था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख जो अपन ताहुतदारी क्षेत्र देखते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र ताहुतदारी क्षेत्र में आता था। तो अपन पहला बात करें तो सैंडिस के द्वारा जो चालू किया गया था आपका लोरमी और तरेंगा। लोरमी जो किया गया था 1826 में, और तरेंगा जो था आपका 1828 में। ये ताहुतदारी क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ था। दूसरा हम बात करें तो मराठा काल में ही आपका और कौन कौन सा ताहुतदारी क्षेत्र था। तो एक था आपका सिरपुर, जिसे 1843 में ताहुतदारी क्षेत्र घोषित किया गया। एक था आपका लवन जो क्षेत्र है 1848 में ये ताहुतदारी क्षेत्र बना। तीसरा हम बात करें तो ये है आपका संजारी जो है आपका 1858।
फिर आपका खल्लारी, ये भी 1858 में ही। और तीसरा आपका सिहावा, ये भी 1858 में ही ताहुतदारी क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ, जिसे विकसित करने का काम किया था चार्ल्स इलियट। कौन किया था? चार्ल्स इलियट ने इन सभी क्षेत्रों को ताहुतदारी क्षेत्र में विकसित किया था। तो इतने सारे क्षेत्र आपको याद रखना है ताहुतदारी, जिसमें से एग्जाम में अक्सर आता है आपका सैंडिस वाला। सैंडिस ने किसे किसे ताहुतदारी क्षेत्र बनाया था? तो लोरमी और तरिंगा नामक क्षेत्र को बनाया था। आगे हम बात करें मराठा शासन में, तो मराठा शासन में ही अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था को लेकर। तो न्याय व्यवस्था में अब देख सकते हैं कि कौन कौन न्याय कर सकता था। तो न्याय व्यवस्था को लेकर आपको याद रखेंगे सूबेदार, गौटिया, नागपुर के राजा, कमाविजदार, इन सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में अपराधों का निर्णय लेने का अधिकार था। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आपको कौन कौन न्याय कर सकता था? तो सूबेदार, गौटिया, नागपुर के जो शासक बैठते थे मराठा शासक, और कमाविजदार जो परगने का प्रमुख होता था, वो सभी व्यक्ति क्या कर सकते थे? अपने अपने क्षेत्र में निर्णय लेते थे अपराधों का। आगे हम बात करें, इस समय सूबेदार किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दे सकता था। इतना शक्तिशाली होता था सूबेदार कि किसी भी व्यक्ति को क्या दे सकता था? मृत्यु दंड भी दे सकता था। आपको याद रखना है। लेकिन मृत्यु दंड किसके किसे नहीं दिया जा सकता था? तो ये प्रमुख जो वर्ग होते थे, एक आपका गोसाई, बैरागी, ब्राह्मण और महिलाएं, इन सभी वर्गों को नहीं दे सकते थे मृत्यु दंड। मराठा शासन में ही कुछ कुछ दूरी मापने की इकाई यहाँ प्रचलित हुआ था। जैसे देख सकते हैं आपका क्रम में जो दिया गया है, सबसे छोटा जो होता था कोस, कोस से बड़ा होता था आपका मील, मील से बड़ा धाप, धाप से बड़ा हाफ। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये सबसे बढ़ते से घटते क्रम में गया। सबसे बड़ा होता था कोस, उसके बाद मील, फिर धाप, और सबसे छोटा होता था हाफ। तो यहाँ लिखा गया सबसे छोटा मात्रक क्या होता था? हाफ। यहाँ एक क्वेश्चन भी आता है, एक कोस में कितना मील होता था? 3 मील होता था उस समय। एक कोस में कितना मील? 3 मील। मराठा काल में ही जमीन मापने की इकाई भी देखने मिलता है। जैसे कि जमीन मापने की इकाई को कहते थे यहाँ हल। क्या बोलते थे? हल के नाम से जानते थे। यहाँ बताया गया है कि एक हल में कितना एकड़ होता था? तो एक हल में आपका 2.5 एकड़ भी बोल सकते हैं, या कहीं कहीं लिखा रहता है 2 से 2.5 एकड़ के बीच में आपका जो क्षेत्र होता था उसे अपन एक हल कहते थे। तो ये अक्सर आता है मराठा काल में जमीन मापने की इकाई को क्या कहते थे? हल के नाम से जानते थे। तो यह हो गया हमारा मराठा काल के अंतर्गत जो उनकी जो शासन व्यवस्था को लेकर क्या क्या काम किए थे उनके बारे में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।